बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। गुज़िश्ता 4 दिनों में 4 सूबाई दारुल हुकूमत पाकिस्तान के जो हैं वो हिट किए गए हैं और दहशत गर्दों ने लगता है कि ठाना है कि पाकिस्तान के अंदर एक मरतबा फिर बदअमनी की लहर जो है उसको लाया जाएगा। ये जो नई लहर है ये किस चीज़ का खामियाना है कि क्या कहें हम इसको कि ये क्यों दोबारा से हुई है, क्योंकि हम तो ये सुन रहे थे कि 2016 जो है वो दहशत गर्दी के खात्मे का साल है। अब 2017 क्या है इसका फैसला ज़ाहिर है कि बाद में होगा और अल्लाह ना करे कि ये फैसला कोई और करे, हमें ही इस साल के खात्मे का फैसला करना है। बहरहाल बहुत सारी जो सूरत हाल है उसमें 21 जनवरी को पारा चिनार में धमाका हुआ था, 24 शहीद हुए थे। 13 फरवरी को लाहौर में यानी कि परसों धमाका हुआ, 13 शहीद हुए। 13 ही फरवरी को कोयटा में धमाका हुआ और इसमें 2 बम डिस्पोजल स्क्वाड के एहलकार शहीद हुए। 15 फरवरी यानी आज सुबह महमद एजेंसी में खुदकुश हमला हुआ, 4 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 शहीद हुए। और आज थोड़ी देर पहले पेशावर में धमाका हुआ है जिसमें कि 2 शहीद हैं, अब तक की इत्तला है। अल्लाह ना करे इससे ज़्यादा इत्तलात आएँ, लेकिन ये जो सूरत हाल है इसने एक दफ़ा फिर पाकिस्तान की जो अस्करी और सियासी क़यादत है उसको बिठाया है आज एक मेज़ के ऊपर, जिसमें एक दफ़ा फिर इस अज़्म का इजहार किया गया है कि जो ज़रबे अज़्ब के नताइज हैं उनको किसी सूरत भी ख़त्म नहीं करने दिया जाएगा। इसकी वजह यह भी है कि पाकिस्तान का जो सॉफ्ट इमेज था वो उभर के सामने आ रहा था और हाल ही में आपने देखा कि PSL का आगाज़ हुआ इस उम्मीद और अज़्म के साथ कि उसका जो फाइनल है वो होगा और ये फाइनल पाकिस्तान के शहर लाहौर में होगा। इस खबर के साथ ही लाहौर को टारगेट किया गया और अब जो इत्तलात आ रही हैं वो ज़ाहिर है कि सिक्योरिटी हाई अलर्ट है हर तरफ, लेकिन लोगों ने इस पर हिस्सा लिया कि क्या PSL का फाइनल लाहौर में होना चाहिए, जिसका जवाब अब से थोड़ी देर पहले जब ये वाइंड अप हुआ है तकरीबन 85% लोगों ने कहा कि इसका होना चाहिए फाइनल पाकिस्तान के अंदर यानी लाहौर के अंदर। और इस अज़्म का भी इजहार किया अपने मैसेजेस में कि हम डरने वाले, दबने वाले, झुकने वाले नहीं हैं, बहादुर कौम है और हमें फैसला करना चाहिए कि इनके खिलाफ हमें डट के खड़ा होना है। 15% ने कहा कि नहीं होना चाहिए और उसकी वजह यह थी कि उन्होंने सिक्योरिटी को ही इसका एक अहम सबब बताया है। हमारे साथ इस वक्त PSL के चेयरमैन जनाब नजम सेठी साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं और जो लेटेस्ट इस हवाले से अपडेट है और जो सट्टेबाजी की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नजम साहब। जी अस्सलाम वालेकुम आसमा। सर बहुत पुरुमीद थे आप और हम सब बहुत पुरुमीद थे और हैं भी कि हम लाहौर में फाइनल होगा, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है इसमें आपको क्या लगता है कि हम करवा पाएंगे फाइनल लाहौर के अंदर या नहीं? देखिए बात सीधी सी है, आपने खुद ही उसका जवाब दे दिया कि आवाम ये चाहती है। मैंने इसीलिए अपने प्रोग्राम में ये कहा था कि मुझे कुछ लोग कह रहे हैं कि ना करें, कुछ लोग कह रहे हैं करें, और मैंने कहा ये फैसला हम आवाम पे छोड़ देते हैं। अब आपने सर्वे किया, कल एक और हमारे दोस्त हैं TV एंकर, उन्होंने भी सर्वे किया और आवाम की यही राय है, मुशतरका राय है, मेजॉरिटी ओपिनियन है कि हम लोग डरने वाले नहीं हैं, दहशत गर्दों से हम ब्लैकमेल नहीं होंगे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि एक सॉफ्ट इमेज पाकिस्तान का बनने जा रहा था और बन रहा है, हमारी मईशत डेवलप कर रही है, टेररिज्म को बहुत हद तक हमने काबू कर लिया है और अब सॉफ्ट इमेज के लिए PSL को वापस पाकिस्तान लाने का पहला कदम ये था। तो जाहिर है कि ये जो दहशत गर्द हैं ये नहीं चाहेंगे और उनकी कोशिश होगी कि इसको रोका जाए। तो इसलिए फिर जब पंजाब की हुकूमत राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से ये ऐलान हुआ कि वो डटे हुए हैं, फिर आर्मी चीफ ने हमें पूरा दिलासा दिया और सपोर्ट किया और कहा बिल्कुल हम आपको सपोर्ट करते हैं और सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, तो जाहिर है हमारे दिल भी फिर बड़े हो गए और हमने यही फैसला किया है कि फाइनल जो है लाहौर में ही होगा। और ये फाइनल फैसला है यानी इसमें कोई रद्दोबदल नहीं है, कोई इसके अंदर आपने दोबारा इसको रिविजिट नहीं करना, ये फाइनल है कि लाहौर में PSL का फाइनल होगा? जी हाँ, देखिए ये तो बंदा नहीं कह सकता, ये तो अल्लाह ताला बेहतर जानता है क्या होगा क्या नहीं होगा, मगर इंशाल्लाह लाहौर में होगा फाइनल। अच्छा, जो आपने जो फॉरेनर्स हैं हमारे यानी प्लेयर्स हैं उनके बारे में भी आपने कहा था कोई खेलना चाहता है तो खेले, जो नहीं खेलना चाहता वो नहीं खेले। आपके पास अपनी इत्तलात क्या है सर? क्या वो बिल्कुल तैयार हैं कि वो लाहौर या कहीं कुछ उनके भी कदम डगमगाएंगे और आप उसका अरेंजमेंट भी करेंगे? PCB के भी और ICC के भी, इसलिए हम बिल्कुल अलर्ट पे हैं। कुछ लोग बरतानिया में गिरफ्तार हो गए हैं, आप जानते हैं जी। उनका भी ताल्लुक इन बच्चों को अगवा करना है सियासी तौर पे और ज़हनी तौर पे, उनका भी इसमें रोल है क्योंकि हमें इन लड़कों ने बताया है कि उनका क्या रोल है।
تو اس وقت ہمارا تعاون ICC کے ساتھ بھی ہے اور برٹش پولیس کے ساتھ بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم مل کے یہ جو گروہ ہے یا یہ جو بکیز کا گروپ ہے اس کو توڑیں گے اور ہم اپنی PSL کو محفوظ رکھیں گے. یہ عوام کی اثاثہ ہے، اس کے لیے جو بھی قربانی کرنی پڑے ہمیں کرنی پڑے گی. سر بہت بہت شکریہ. آئی وش کہ ہم ایک دفعہ پھر آپ کو تھوڑے دنوں میں بات کریں آپ سے. بہت بہت شکریہ آپ نے وقت دیا ہے اور پھر دوبارہ بات ہوگی. تھینک یو سو مچ. ہمارے ساتھ علی رضا عابدی صاحب بھی موجود ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے رکن قومی اسمبلی ہیں. جناب نہال ہاشمی صاحب جو کہ سوال ابھی پوچھ رہے تھے، میں ابھی دوبارہ بات کر لیتی ہوں. فواد چودھری صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. پاناما پہ بھی ہم نے بہت امپورٹنٹ بات کرنی ہے کیونکہ جو انٹرویو کی بات کی گئی ہے آج عدالت میں وہ میرے ہی پروگرام کا انٹرویو ہے، وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے. لیکن یہ جو پہلے PSL کے اوپر بات کر لیں کہ یہ کیسے ہوگا. عابدی صاحب کیسے ہوگا یہ؟ دیکھیے بڑا کیونکہ ہم نے کروانا ہے لاہور میں. ہاں اس میں لیکن اسما بہت اچھی باتیں کرانا چاہیے. ہمارے میں عزم بھی ہے اور ہم لوگ چاہتے بھی ہیں اور ہونا بھی چاہیے. لیکن ابھی جو ایک دم سے سچویشن کریٹ ہوئی ہے کہ چاروں شہروں میں بھی دھماکے ہوئے ہیں، فاٹا میں بھی ہوا، تو کہیں ہم اس ڈیسیجن سے انیمی کو چیلنج تو نہیں کریں گے. اگر ہم چیلنج کریں گے تو اس کا ریئیکشن کوئی اور زیادہ خطرناک تو نہیں ہوگا. آر وی کیپیبل آف پرووائڈنگ دیٹ سیکیورٹی ٹو دا سٹیزنس؟ پنجاب پولیس اور باقی ایجنسیز ہماری وہاں پہ، اگر ایجنسیز اگر وہاں پہ سیکیورٹی کی پروویژن ہوگی تو اس کا کیا ڈیٹیل اور پروفائلنگ ہوگی. یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ ہمارے لوگوں میں بھی آ چکا ہے بہت سارے. اب وہ ڈفرینٹ پروفیشنز میں بھی ہیں لوگ جو کہ اس سوچ کو رکھتے ہیں. تو کیا ہم اس کی گارنٹی کر سکتے ہیں کہ ایسا ایونٹ جو کہ ہم نے ضد پہ کروایا ہے اور کروانا چاہ رہے ہیں اس پہ خدا نخواستہ کوئی اس طرح کی کیا ہو سکتا ہے؟ یہ تو دہشت گردی تو ہم نے ختم کر دی تھی، جڑ سے اکھاڑ دی تھی. دیکھیے آسما، پہلی بات تو یہ ہے کہ دہشت گردی کا دو ڈائمنشنز ہیں. ایک ہماری انٹرنل ڈائمنشن ہے جو کہ سیکریٹیرین ہے، اور ایک کا ظاہر ہے کہ ہماری ریجن سے تعلق ہے، اور یہ دونوں سائیڈ بائی سائیڈ چل رہی ہیں. ہماری ابھی آپ بات جب نجم صاحب سے کر رہی تھیں اور کرکٹ کے اوپر، آپ ہماری بندہ ڈرون حملے میں مارا گیا وزیرستان میں جا کے، تو آپ اندازہ لگا لیں اس سے کہ ہماری سیریسنس کتنی ہے ان معاملات کو لے کے، کہ ایک ایسا واقعہ جس نے پاکستان میں کرکٹ کو ہی ختم کر دیا، اس کے اوپر حکومت کی کیا سینسٹیوٹی ہے اور ہم نے کس طرح سے اس کو ڈیل کیا. اب یہ جیسے لاہور میں اٹیک ہوتا ہے یا جب اس طرح سیریز اب ہوتی ہے، ہم سیریس ہوتے ہیں کچھ دنوں کے لیے، باتیں ہوتی ہیں. اب یہاں پہ نیپ میں آپ کو یاد ہوگا جب نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے بعد صوبائی کمیٹیز بنی، AJK میں کمیٹی بنی. ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ چودھری نثار صاحب نے یا اور اس کے بعد آپ جو آخری میٹنگز ہوئی تھیں اس میں پریسائز ڈیٹ بھی مجھے یاد نہیں، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل ناصر جنجوعہ صاحب کو کہا گیا تھا کہ وہ کوارڈینیشن کریں گے بٹوین دا پروونسز. He is looking after the national action ناصر جنجوعہ صاحب کہاں ہیں ہمیں نہیں پتا. ان کی طرف سے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کی طرف سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. ایون وزیر داخلہ کی طرف سے پچھلے 2 دن سے کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آئی. کہاں پہ تھے ہمیں نہیں پتا. رانا ثناءاللہ صاحب کی طرف سے ایک بہت ہی عجیب و غریب اور مضحکہ خیز اسٹیٹمنٹ آئی کہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ حملہ ہوا. نہیں ویسے انہوں نے کل کلیریفائی کیا کہ نہیں پروٹیسٹ نہیں، ان کا ٹارگٹ پولیس تھا. انہوں نے جو ہے وہ پہلے بات، کیونکہ اکثر رانا صاحب جس طرح کرتے ہیں وہ بات پہلے کرتے ہیں سوچتے بعد میں، تو وہی بات ہوئی. اچھا تیسرا اب یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ نے نیشنل ایکشن پلان کے اوپر امپلیمنٹیشن کو آپ نے پوری آل پارٹیز کانفرنس بلائی تھی، وہاں پہ آپ نے فیصلے لیے تھے. اس کے بعد آپ نے پارٹیز کو بالکل زحمت دینے کی کوشش نہیں کی ہے. ملٹری کورٹس 2 سال ہو گئیں، ان کا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ختم ہو گئی، آپ نے کچھ ریفارمز بالکل. یہ ویسے ہاشمی صاحب، یہ فواد چودھری صاحب کا کہنا ہے کہ یہ سنجیدگی سے نہیں لیا گیا نیشنل ایکشن پلان، اور اس میں سچ یوں ہے کہ 2-2.5 سال تو ہو گئے اس فیصلے کو. اگر ہم ایک ایک کر کے شکوار جائزہ لیں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں اس پہ اعتراض نکلتا ہے. کرنا چاہ رہا تھا نہال ہاشمی صاحب میں بھی اس کو بھی رسپونڈ کرنا چاہیں. 2 حصے تھے، ایک ضرب عضب تھا جو ملٹری نے کرنا تھا، ایک تھا جو سیولین گورنمنٹ کی ذمہ. اب یہ کر رہے ہیں PMLN یہ کرتی ہے کہ ضرب عضب کو بھی اپنے کھاتے میں ڈالنے کی کوشش کرتی ہے جو ظاہر ان کے کھاتے میں نہیں ڈال سکتا. اور اس کے بعد تو سب ایک ہے نا، ان کو تو ہم الگ الگ نہیں کر سکتے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ ضرب عضب تو راحیل شریف صاحب نے جب شروع کر دیا تھا اس کے بعد اطلاع دی تھی کہ جناب میں نے کر لیا، تسی اب پہ کر لو گے. لیکن راحیل شریف صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ 2016 دہشت گردی کے میرا خیال ہے کافی اثر ہوا ہے. اتنا بالکل 100% ہوا ہے، اس میں کوئی راحیل شریف صاحب کو کریڈٹ دیں کہ کم از کم بالکل دینا چاہیے. لیکن اب کیا کریں جس کے بعد ہمیں ایک اب سول گورنمنٹ جو ہے وہ اس کی رسپونڈ کرے، اور میں اور آپ اور نہال ہاشمی صاحب مل کے ڈھونڈتے ہیں اگر مل جائے نثار صاحب تو. ہاں ویسے کدھر ہے وزیر داخلہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹ پہ بھی نہیں ہے. سیگمنٹ آپ نے رکھا تھا غالباً کرکٹ پہ،
نہیں پہلا سیگمنٹ تھا، اب تو امن و امان پہ ہے، کرکٹ جڑی ہوئی ہے اس کے ساتھ. میرے بھائی نے کرکٹ کو ایک طرف رکھ دیا، نہیں معلوم کرکٹ سے ان کی کوئی دشمنی ہو گئی ہے آج کل اور یہ لوٹ آئے. تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا when there is a will there is a way. اور پیپلز ول جو ہے وہ ہمیشہ بڑے بڑے آمیروں کو، بڑے بڑے جابروں کو، بڑے بڑے ٹینکوں کو، بڑے بڑے دہشت گردوں کو وہ اس کو شکست و فاش دے دیتی ہے. صحیح. اگر وہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اپنی پی ایس ایل نہ کریں اور ہم نہ کرائیں تو پھر وہ جیت گئے. قوموں کی تاریخ میں قربانیاں بھی دی جاتی ہیں. یہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہے، نہ لاہور پہلا شہر ہے جہاں پہ اس طرح کی دہشت گردی ہوئی ہے. جو سوالات کیے انہوں نے بھی ایک سوال کیا کہ خود بھی کچھ دیں، مطلب میں بتا دیتا ہوں کہ ہم نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. 28 کروڑ روپے کی جاتی عمرہ کی دیوار بنا لی، 7 ارب روپیہ سیکورٹی پہ خرچ ہو گیا. میرا بھائی آج کل وکالت چھوڑ چکا ہے، سیاست چھوڑ چکا ہے، جاتی عمرہ کی پہاڑے پڑ رہے ہیں. اب اگر اس سے باہر نہیں، میں ان کو بتاؤں کہ میرے بھائی کو شاید یاد نہ ہو کہ یہ دہشت گردی اس وقت شروع ہوئی جب یہاں پہ امریکنز آئے اور جب مشرف کے دور میں یہ کہا گیا either you are with us or not with us. مگر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا. اچھا لیکن چودھری نثار صاحب تو کہتے ہیں کہ 1400 سال سے چل رہی ہے اس کا، تو اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا محمد نواز شریف صاحب نے جب ان سارے پارٹیوں کو. اور یہ ساری پارٹی اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ پی ایم ایل این کی جنگ نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کی، پی ٹی آئی کی، ایم کیو ایم کی، جماعت اسلامی کی جنگ. جبھی تو نیشنل ایکشن پلان پہ سب بیٹھے تھے سر. یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے. ان کو پہلی بار پرائم منسٹر نے اس کو ایک شکل دی اور اس کو ایک نیشنل ایکشن پلان کے طور پہ پہلے کاؤنٹر اٹیک کر لیتے تھے. آپ اے پی ایس کا واقعہ بھول رہے ہیں ہاشمی صاحب. یہی بتا رہا ہوں نا کہ 150 ہمارے بچے مارے گئے تھے. یہی بتا رہا ہوں کہ اس کے بعد ایک ایسی صورتحال بنی تھی کہ سب کو بیٹھنا پڑا تھا. یہ کریڈٹ آپ کو دینا پڑے گا موجودہ گورنمنٹ کو اور سیاسی. یہ کریڈٹ ان بچوں کو کیوں نہ دیں جو بیچارے شہید ہوئے. آگے جو بات میرے بھائی نے جو کی سیویلین گورنمنٹ، میرے بھائی سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں آپ کو ایک مثال دوں. 12 مئی کو ہوا یہ کہ ملیر ہال کے اوپر رینجرز کی بھی چوکی ہے. جب وہاں پہ کوئی 21 لوگ اس دن ان کی شہادتیں ہوئی تھیں تو رینجرز اتنی فاصلہ جتنے یہاں سے کیمرہ ہے مگر وہ آئے نہیں. ان سے پوچھا گیا کیوں نہیں ہماری مدد کرے، انہوں نے کہا ہمیں آرڈر نہیں ہے. جب آپ پولیٹیکل ول نہ ہو اور آرڈر نہ دیں. پہلی بار یہ ہوا کہ پرائم منسٹر نے رینجرز اور آرمی کی جو صلاحیتیں تھیں نہ صرف کراچی میں بلکہ فاٹا میں، اگر سندھ کی حکومت نہ کرتی، اگر ان کی وہاں کی سیاسی پارٹیاں نہ کرتی کیسے ہوتا سر؟ کیا پاکستان آرمی اٹس اون کانسٹیٹیوشن سو موٹو چلتی نہیں. اٹ از اچھا within a umbrella of a government, civilian government ہوتی civilian. اصل میں شاید جنرل یہ مشرف کو بھولے نہیں ہے، یہ مشرف کی گورنمنٹ سمجھ رہے ہیں کہ فوجی گورنمنٹ اور سیویلین گورنمنٹ. تو بھائی ان کو بتائیں گورنمنٹ ہمیشہ سیویلین ہوتی ہے، گورنمنٹ ہمیشہ سیویلین ہوتی ہے، گورنمنٹ کبھی بھی فوجی نہیں ہوتی. لیکن اگر آپ دہشت گردوں کو اپنی پناہ میں لے لیں گے، آپ ان کو پروٹیکٹ کریں گے، ان کے ساتھ ان کے جلسے جلوسوں میں جائیں گے، ان کو گڈ طالبان کہیں گے، ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں رکھیں گے، ان کو نظر بندی کر دیں گے اور پھر ان کے خلاف یہ بھی کہیں گے کہ جی ان کے خلاف تو کوئی ایف آئی آر ہی نہیں تھی، سینٹ میں آ کے بیان دیں گے، نیشنل اسمبلی میں دیں گے. آج کل جو آپریشن چل رہا ہے یہ اسما اس کا نام کیا ہے؟ آپریشن غازی. یہ جو جماعت الاحرار نے کیا. غازی کون تھے؟ لال مسجد کے مولانا صاحب. ٹھیک ہے، ان سے منسوب کیا جا رہا ہے. وہ بے شک انکار کر دیں. ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم ان سے جا کے اس کے تانے بانے پوچھیں کہ جی مولانا عبدالعزیز سے پوچھیں کہ جی آپ کے نام پہ یہ آپریشن کیا جا رہا ہے، اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں. ہماری جو 36-35 ایجنسیز ہیں وہ کیوں خاموش بیٹھی ہوئی ہیں؟ وہ وہاں پہ کیوں نہیں جاتی؟ وزیر داخلہ تو ڈائریکٹ سہولت کار ہے، کام کرنے دے. وزیر داخلہ ڈائریکٹ سہولت کار ہیں اس سارے انسیڈنٹ کے. اس وجہ سے وہ ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، وہ ان کو معاف کرواتے ہیں، وہ ان کے خلاف کورٹس میں لوگوں کو نہیں بھیجتے کہ پروسیکیوٹ کیا جا سکے. تو یہ چیز جب ہمارے سامنے ہے. بالکل میں بریک لے لوں. ہاشمی صاحب یہ بڑے سنگین الزامات ہیں اور اس جو بیانات دیے ہیں چودھری نثار صاحب نے بھی اور آپ کی حکومت کے کچھ لوگوں نے، یہ ان کا پیچھا ضرور کریں گے یہ بیانات. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. میں ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور ہم بات کر رہے تھے، آپ نے عبدی صاحب ایک بات نہیں کر دی، مگر مسئلہ یہ ہے کہ فواد چوہدری صاحب جتنا کچھ بھی کریں گے آپ، رہنا ہم نے بھی اس ملک کے اندر ہے اور ہمیں پالیسیز تو بنانی پڑیں گی. آپ کو لگتا ہے کوئی شفٹ ہے پالیسی کے اندر یا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو پرائم منسٹر صاحب پیناما کی وجہ سے بڑے پریشر میں ہیں اور آپ دیکھیں گی کہ نہال ہاشمی صاحب سمیت تمام جو کیبنٹ ہے جس کو کہ اپنے کام کرنے چاہیے، نہال ہاشمی سمیت باقی جو سارے کیبنٹ کے ممبرز ہیں
कैबिनेट में नहीं है, लेकिन कई वजीरों से तगड़े हैं, ये खुशकिस्मत है, वज़ीर आज़म इनसे मिलते हैं, वरना तो आपको पता ही है जो वज़ीर आज़म PMLN में जो हाल है, यानी कि वहाँ पे पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग जिस दिन हो, मतलब 7-2 ही हुई हैं वैसे तो माशाल्लाह तब से 3 सालों में, हफ्ता हाथ नहीं धोते अगले कि वज़ीर आज़म से आज हाथ मिलाया है। यहाँ पे काबीना की मीटिंग हो, वज़रा जो हैं वो मिठाइयाँ बांट के मानते हैं कि आज वज़ीर आज़म ने बुलाया था। तो निहाल हाशमी साहब खुशकिस्मत है, इनकी तो मुलाकात हो जाती है। हाँ, ये तो हंसते हैं। अच्छा, अब ये जो मामला है, एक तो वो पनामा की वजह से प्रेशर में है, हाशमी साहब चाहे यहाँ पे माने या ना माने, तो उसकी वजह से जो गवर्नेंस का या जो हमारा मामला है वो एक उसमें प्रॉब्लम आ रही है डिसीजन मेकिंग में। वहाँ पे जो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर हैं उनकी कंफ्यूजन है, उनको नहीं पता कि वो करना क्या चाहते हैं, वो इस वॉर में खड़े किधर हैं, वो एक दिन इधर होते हैं दूसरे दिन नहीं, वो तो क्लियर है, उनका जो स्टांस आया है उसमें तो कोई उसमें क्लैरिटी है। हाँ, उनका स्टांस में उनका हमें तो नहीं समझ आया, वो तो बैतुल्ला महसूद की हलाकत के ऊपर उनका स्टांस सामने आ गया था, वो इधर भी साथ है। अब यहाँ पर हमारी कंफ्यूजन ये है कि जो सिविल रिफॉर्म होने थे, مثلا सिविल रिफॉर्म क्या होने थे, आपने जुडिशियल रिफॉर्म्स का देना था, कुछ नहीं आपने किया, आपने पुलिस रिफॉर्म्स के लिए बात करनी थी, कुछ नहीं किया, आपने क्रिमिनल अमेंडमेंट्स करनी थी, क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट थी, कुछ नहीं करनी थी। अच्छा, मैं आपको बताऊं, ये जो इस वक्त चीफ जस्टिस हैं, मतलब चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, इनको तो मतलब मैं जानता हूँ, बाकी जो 3 हैं उनका मैंने सुना है। अब ये जो जुडिशरी है, इसके होते हुए अगर आप रिफॉर्म नहीं कर सके ना तो आप नहीं कर सकेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़े जजेस हैं जो इस वक्त लगे हुए हैं। तो नहीं, ये तो नहीं, आपको मतलब डायरेक्शन की बात अभी तक मुबहम है, हम जो बयानिया की बात, बयानिया बहरहाल रियासत ने देना है ना, हुकूमत ने देना है ना। आसमा ये है, बयानिया सेट करना होता है जब एक ऑल्टरनेट नैरेटिव के लोग यहाँ पे सिक्योरली बात कर सके। अब यहाँ पे जो बंदा दूसरा नैरेटिव सेट करे उसको आके गोली मार जाए, मतलब मौलाना हसन जान को मार दें, यहाँ पे गामदी साहब यहाँ रह नहीं सकते, फजल रहमान साहब यहाँ रह नहीं सकते, तो मुझे बताया नैरेटिव किसने सेट करना है? फिर किसने सेट, दहशतगर्दी का नैरेटिव चल रहा है ना। फवाद ने बहुत अच्छी बात की, और मैं समझता हूँ कि देखें जी, जब नेशनल एक्शन प्लान पे हम लोग इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं तो गवर्नमेंट को प्रोविंसेस क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं, गवर्नमेंट कहती है कि जी नहीं, प्रोविंसेस का भी फर्ज है उसमें काम करना। तो ये जो एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाना और फिर वाकई में इस पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करना, क्योंकि हर प्रोविंस डर रहा है किसी न किसी तरह मदरसा रिफॉर्म्स पे या फिर उनको चेक करने पे या मैपिंग पे, तो सिंध ने किया, लेकिन अभी भी वो उसको पूरा नहीं कर सके। तो इसमें जब गवर्नेंस के इशू आते हैं तो क्या मैं फवाद भाई की बात से ये मतलब लूँ कि जैसे आज जुडिशरी पे भी हमला हुआ, तो क्या जुडिशरी कुछ इससे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुडिशरी इन एड किसी को बुलाएगी और बुला के कुछ क्लीन अप करवाएगी या फिर सही करवाएगी? क्या इस तरह चलेगा ये मामला? गवर्नेंस कमीशन रिपोर्ट क्या है अली, यही है ना? हाँ, ईसा साहब की जो है उस पे भी उन्होंने वाज़े तौर पे बैड गवर्नेंस शो की है, और फिर मैल इंटेंशन और मैलिफाइड इंटेंशन और गैर मुबहम जो एक वो है ना, एक इंटेंशन शो की है आपके जो इंटीरियर मिनिस्टर है उसके बाद। फिर जुडिशरी इंटरफेयर करेगी, फिर ये हाशमी साहब और PMLN कहेगी देखें जी ये जुडिशरी ने हमारा गलत कर दिया। आपने सैंडविच बनाया हुआ है, बोलने नहीं देते। नहीं, आप बोलिए, आपने सबसे ज्यादा टाइम लिया पहले ही। देखिए, बात ये है कि चौधरी निसार ने जो काम किया है वो बड़ा तारीखी काम है। दुनिया में शायद ही किसी मुल्क में इस तरह से 98 मिलियन सिम्स कार्ड को रजिस्टर्ड किया गया और वेरीफाई किया गया। देखिए हमारे मुल्क में चौधरी निसार ने कैसे किया? देखिए जी, नादरा के थ्रू उन्होंने करवाया। देखिए, पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? पॉलिसी मेकिंग कौन करता है? ये चौधरी निसार की विजन थी। हमने नैप में कहा था तो फिर ये हुआ था। देखिए, चौधरी निसार की ये थी, दुनिया में किसी मुल्क में इस तरह से सिम्स को वेरीफाई नहीं किया। एक चीज ये, दुनिया में जिस तरह से सिमें पाकिस्तान में मिलती है, इस तरह दुनिया में सिमें भी नहीं मिलती। सैंडविच को आपने भी दबा दिया। दूसरा, ऊपर से देखें, चौधरी निसार साहब ने शनाख्ती कार्ड पे जिस तरह से वेरिफिकेशन का सिलसिला कराची में बड़ा गर्क किया हुआ इसका, 51 के बाद वाले जो है, आपको भी पता है, फिर इसके बाद आपके रिश्तेदार इनको वोट मिले हुए थे, मगर इन्होंने उनके लिए कुछ नहीं किया। ये कुछ नहीं करते रहे, उनको तो किया ही नहीं इन्होंने कभी। तो आप रिन्यू नहीं करा सकते शनाख्ती कार्ड। साहब काम कर 53 के बाद वाला सारा एलियन है। देखिए, उसके बाद क्या है कि काउंटर नैरेटिव वैसे ये बहुत बड़ा इशू है, ये इन्होंने नहीं किया, और ये इनके अपने लोगों ने हमने किया। अच्छा चलिए, अब आपके पास है ना, नादरा में इन्होंने भर्ती कराया, तो वही लोग पैसे लेने के चक्कर में सब में FFF लगा रहे हैं। नहीं तो आप हम करेंगे, यही हुकूमत करेगी, क्लियर करेंगे सबको। जो बोनाफाइड पाकिस्तानी उनको शनाख्ती कार्ड नहीं हो रहे हैं। इससे पहले जो है नेशनल एक्ट नेक्टा के बारे में लोगों ने सुना था 2008 से 2013 अभी भी सुन रहे हैं सर। इनकी साबका पार्टी के दौर में भी ये टेररिज्म इससे ज्यादा जोरों पे थी, कोई नेक्टा नहीं बनाया गया था, कोई एक्शन आनिया जानिया जरूर थी,
मगर चौधरी निसार ने, आप जाके कराची के लोगों से नेक्टा को बजट दे दिया आपने? देखिए बिल्कुल दिया गया है। अच्छा नहीं, मेट्रो से ज्यादा अगर 2 साल पहले देखिए मेट्रो भी इम्पोर्टेंट है और नेक्टा भी इम्पोर्टेंट है और दहशतगर्दी से ज्यादा मेट्रो हर चीज इम्पोर्टेंट है। और जो मेरे भाई ने कहा है सिर्फ लेटर्स दे रही है, देखिए जी उसके लिए अलग फंड होता है, हर चीज के लिए वो लेटर भी मुबहम है, वो जो नेक्टा दे रही है कि फलानी मार्केट वो जनरल मार्केटों में हो जाएगा। देखिए जो काम कर किया जा रहा है वो बड़ा प्रॉपरली हो रहा है और ओवरनाइट कोई चीज नहीं होती है। आपने अलर्ट्स देखे ना सर, ये की जी यूनिवर्सिटीज के बाहर ये अदालतों पूरे शहर के जो इमारतें हैं वो उसमें लिख दी हैं और ये कह दिया कि हमारा जो रिफॉर्म्स का प्रॉब्लम है ना, हमारे इस्लाहात का प्रॉब्लम है, उसमें कोई वैसे सीरियसली है ही नहीं। इन्होंने जो पुलिस को डिप्रिसाइज करना था, सवाए इसके जो इन्होंने किया, एक केपी की गवर्नमेंट ने एक सब्सटेंटिव काम किया, उन्होंने लॉ भी दे दिया, पुलिस को इंडिपेंडेंट भी कर दिया। बट जो प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो इस वक्त ये प्रॉब्लम ये इनका आ रहा है कि जो हमारे बड़े इस्लाहात, आपने कहा था पीएम हाउस से उनको शायद फोन आ गया साथ ही, आपने ऐसा ताना मारा है कि प्रोग्राम में ये मेरे घर से फोन था। अच्छा मेरा घर है तो आप लाइव बैठे हुए उनको मतलब चले जी मैंने बता दिया कि मैं फवाद चौधरी साहब मुकम्मल ये करना चाह रहा था कि जो रिफॉर्म्स हमारे मिसाल के तौर के ऊपर अगर अभी आप देखें, एक तरफ हम बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ रुपीस जाया कर रहे हैं, प्रायोरिटीज, दूसरी तरफ हमारे वो जो नेक्टा वो अलग फंडिंग, देखिए आप हेल्थ के लिए अलग रखते हैं, एजुकेशन के लिए अलग अच्छा, रखते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी फैमिली के ऊपर 7.5 अरब दुनिया में पहले प्राइम मिनिस्टर से पहले जो आपकी साबका पार्टी थी, आपने कैंप ऑफिस बना दिया, कैंप ऑफिस में बना के उन्होंने वो गलत, वो जो एक्ट्रेस करीब भी नहीं था उससे मिलने के लिए पूरी जहां एंजेलिना जूली सारे कपड़े पहन के उससे सेल्फी खिंचवाने। वैसे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब टू बी फेयर विद 7 अरब के करीब भी नहीं थे, आप निकाल के देख लें। उनका घर अब भी वैसे ही है, वैसे फ्रैंकली वो ज्यादा जैसा उन्होंने ये नहीं किया कि कैंप ऑफिस के ऊपर जो है वो उन्होंने जिस तरह से पैसे लगा दिए ना उस तरह से नहीं किया। मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद हम जो प्रायोरिटीज की बात कर रहे हैं कि हमने तरजीहात सेट की या नहीं। 1.5 साल हम सिर्फ मुज़ाकरात तालिबान के साथ जो करने के चक्कर में हमने ज़ाया कर दिए थे। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अब ज़ाहिर है अमन व अमान की सूरत हाल पे बात हो रही है, बीच पे पनामा भी आज समात हुई है। और आदिल साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो सारी वाकई गवर्नेंस पे असर पड़ा है पनामा की वजह से या नहीं? देखिए एक पहलू तो है इसका कि हुकूमत को अपने आप को बैकफुट पे देख रही है और पीटीआई की तरफ से एक ऑफेंसिव इनके ऊपर आया हुआ है जिसमें पीपल्स पार्टी भी और पार्टीज भी इनके साथ, बिकॉज करप्शन तो हर एक ने उसके पीछे जाना ही है और क्लोज करना है। तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नेंस के इशू डेफिनेटली हुए पनामा पिछले 6-7-8 महीने से मुझे ने भी उस पर सारी तवज्जो उस पर रखी और वो जो तवज्जो रही उस तवज्जो की वजह से जो हमारे और दुनिया मसाइल थे ये अपना इसमें ग्रुपिंग होती रही, इनके पीछे कोई जा नहीं सका, एजेंसीज को भी कोई इतना ज्यादा शायद तवज्जो नहीं रही इस पे। हर काम वजीर आजम का या उसका तो नहीं है ना, प्रॉब्लम यह है कि वजीर आजम ने एक मैकेनिज्म बनाना है, एक पॉलिसी गाइडलाइन। नेशनल एक्शन प्लान को जनरल जंजुआ देख रहे हैं, उसमें वजीर दाखिला है, लेकिन सूबाई हुकूमतें भी हैं। एग्जैक्टली, अब इनका प्रॉब्लम आप देख लेना कि ये आप प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उनका और चौधरी निसार साहब भी क्लियर नहीं है कि उनकी आखिर इनिशिएटिव क्या है। वो पॉलिसी गाइडलाइन ही देनी है ना प्राइम मिनिस्टर ने, ये ऊपर इधर बैठ जाना। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने ना कोई काम सीरियसली, एग्जैक्ट जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने 93 में थे जहां पे एग्जैक्ट वहीं पे खड़े हैं, जो 1990 में खड़े हैं वहीं पे खड़े हैं। अब अगर पनामा का कुछ ऐसा वैसा फैसला होता है, वैसा ही आना है, वैसा ही आना। तो क्या निहाल हाशमी साहब तो सेनेटर हैं, शुक्र है वजीर नहीं है, वरना आजकल वजीर रात को 12-12 बजे तक दफ्तरों में बैठते हैं। आखिरी दिन है ना। मैं ये बताऊं आपको कि यकीनन वजीर बैठते हैं, तारिक फजल साहब रात को काम करने वाले वजीर हैं। तारिक फजल भी इस्लामाबाद को बेहतर करने वाले वजीर हैं और अगर आपको कोई फरमाइश हो तो आप बता दें, तारिक फजल से कहेंगे ठीक कर देगा। इस्लामाबाद के 200 स्कूल को ठीक करें, मरियम नवाज की देखें आप विजन को तो देखें ना, उसकी विजन है जो आपने आज 70 से लेकर 100 गाड़ियां उसको इस्लामाबाद इसके पहले बच्चों को मिला था। अगर आप बसों पे इतराज करें जरूर करें, मगर इन इस्लामाबाद में फिल्टर्ड पानी नहीं है पीने का, बुरा हाल हो गया है। लेकिन नए स्कूल बने,
हाशमी साहब नए स्कूल आपने बने, हाल पुराने स्कूल को चूना लगाया सर। चूना नहीं लगाया, उनको पूरी कौम पर चूना लगा दिया इन्होंने। सर मैं इस शहर में पैदा हुई हूँ, इन्हीं स्कूलों में गई हूँ, मुझे पता नहीं क्या 8 लाख की आबादी के लिए 200 बसें आप कल जाएं, आप कल आप चले, तारिक फजल साहब को मैं कह दूंगा, दरखास्त करूंगा कि आपको लेके जाएं और आपको एज ए वीआईपी आप जाएं और बच्चों से मिले, बच्चे मिलकर खुश होंगे। ये स्कूल बहुत अच्छी कंडीशन में थे, अब खराब हुए, उनको बेहतर दोबारा हो से गए। नहीं, आप कल जाके प्लीज देखें। सर नए लेकिन स्कूल आपने बड़ी इतने इंपॉर्टेंट बात मिस कर दी है। उन्होंने कहा है कि आपने नवाज शरीफ साहब वगैरह नहीं, मरियम नवाज नवाज का विषय है, जाहिर है वो पॉलिटिकल एक उनका एक वो हो रहा है, जो है तो वो है, वो हमारी पार्टी की पॉलिटिकली उनका। अच्छा वैसे आज जो जिक्र हुआ ना पनामा का, तो हमारा एक इंटरव्यू मैं इसलिए चला रही हूँ कि कल कोर्ट में उसको डिस्कस होना है। हमें ही हुसैन नवाज साहब ने 92 चैनल पे ये एक इंटरव्यू दिया था, जरा सुनिएगा कि वो कतर वाली स्टोरी थोड़ी सी बदल गई है, जरा सुनिएगा। जी ये बात जो है मैं बार बार बता चुका हूँ, आपको भी बताई देता हूँ कि 2006 में 2005 में बल्कि मैंने एक फैक्ट्री जो है उसको बेचा था सऊदी अरेबिया में, और जो आमदनी हुई थी उससे, ये प्रॉपर्टी जो है ये उससे खरीदी गई, और 2007 में जो है इन प्रॉपर्टीज के ऊपर कर्जा उठाया गया, और वो कर्जा जो है हमने वापस अपने बिजनेस में आया। ये जो है अपना इसकी जो है सारी सोर्स है इसकी। अब बुनियादी तौर पे जो है ना इसके अलावा तो और कुछ नहीं है, और अगर जो है बवेला जो है ना इस पे करना चाहे तो कर लें, मेरे पास और कहने को क्या है। जॉय साहब कहने को क्या है, ये हुसैन नवाज साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी, सीधा उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर्टी हमने वहां से। अब अगर आप यहीं पे प्राइम मिनिस्टर साहब की प्ले कर देना जो उन्होंने नेशनल असेंबली में की, उन्होंने भी एग्जैक्टली यही बात कि सऊदी अरब से हमने ये है वो जराए जिनसे हमने अपार्टमेंट्स खरीदे। ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में आके कह दिया कि नहीं वो दोनों बातें गलत थी, ये सब कुछ गलत है, हमारे तो दादा अबू ने सेटलमेंट कर ली थी कतरी के साथ और वो आके कर दिया। अब ये जो इंटरव्यूज हैं ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि इन्होंने ये पैसे वहां पे लगाए, और उन्होंने कहा सिर्फ सवाल ये है कि जो हुसैन नवाज साहब हैं, अब यहाँ पे आगे एक वो जो इश्यूज हैं कि 2004 में से जो वहां पे इस वक्त तक एविडेंस मौजूद है, मरियम नवाज साहिबा मनरवा की बेनिफिशियरी ओनर है। तो अगर वो बेनिफिशियरी ओनर 2004 से हैं, और 2004 और ये अपार्टमेंट 1992 से रह रहे हैं वहां पे, और बकौल उनके जब एक हुसैन नवाज साहब वहां पे थे उस वक्त 3 अपार्टमेंट चाहिए थे उनको वहां पे रहने के लिए, तो ये कहते हैं कि 1992 से और लेके 2004 तक। ये देखिए सादा सी बात है, जो इन्होंने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया ना हाशमी साहब, उसमें उन्होंने कहा कि हमने उस वक्त प्रॉपर्टीज की कीमत कम थी और हमने 3 प्रॉपर्टीज को मॉर्गेज किया, बाद उन तीनों लेकिन हमारे इंटरव्यू में उन्होंने साफ कहा, जबकि ये पनामा के बाद इंटरव्यू हुआ है जो मेरे साथ हुआ है, ये इंटरव्यू पहले के थे जो उन्होंने जावेद चौधरी साहब को और हामिद मीर साहब को दिया। मैं आपको एक बात बताऊं, आपको तो मैं आईओ नहीं कहूंगा, मगर मेरा भाई जिस तरह से सब इंस्पेक्टर वाला आईओ वाली इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो कुछ हमारे वकील बताएंगे, जो रिटन डॉक्यूमेंट, वो कहते हैं रिकॉर्ड भी नहीं है, सबूत भी नहीं है, फाइनल। सर सलमान अकरम राजा साहब ने आज कहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है, आपके पास नवाज इज नॉट ए पॉलिटिकल पर्सन, ना वो आर्टिकुलेट आदमी है कि आज एक बात करे कल दूसरी बात करे। आप इंतजार करें, आपको पता लग जाएगा। और ये आपको तो मालूम है ना कि जो लाहौर में मॉडल टाउन है वो 1967 से उनके पास, और ये जो हम मॉडल टाउन की नहीं बात कर रहे हैं, असल में कंफ्यूजन सऊदी अरब की प्रॉपर्टीज का है। सऊदी अरब की हो या कतर की हो या दुबई की हो, जब एक चीज की ट्रेल दे दी गई है कि जनाब ये हमने शेयर्स खरीदे थे, या हमें गिफ्ट किया गया था, या हमें ये मेरे दादा ने उनको दिए थे पैसे, वहां से हमें कतरियों ने दिया, तो दैट इज देयर। ट्रेल तो उन्होंने पेश कर दिया ना आप मुझे बता दें शरीफ साहब ने 1980 में 12 मिलियन दिरहम हमारे पास सबूत है। ये नहीं, सिर्फ एक बात बताएं भाईजान, आपकी पार्टी ने कहा कि आपके पास सबूत है जी, सबूत भी मिल गया, फलाने भी मिल गया, हमने पकड़ भी लिया, उन्होंने कहा रद्दी के टोकरे में फेंक दो। मगर वो कह रहे हैं आज तो सलमान अकरम राजा साहब ने कहा रिकॉर्ड नहीं है हमारे पास, उस दिन उन्होंने कहा पर्चियों पे होता है। सर वो कह रहे हैं कि यही जो जितना कुछ भी था, हर रिकॉर्ड हमने पेश किया है, जो शेयर्स हैं वो तो हमने प्रोड्यूस कर दिया है, वो लेटर से वो हमने प्रोड्यूस कर दिया, नकवी का भी स्टेटमेंट आ जाए, हर चीज जो बैंक अकाउंट है वो भी हमने प्रोड्यूस कर दिया, हर चीज उन्होंने प्रोवाइड कर दिया। सिर्फ अब इनकी ख्वाहिशात की खबर नहीं बन रही, ये नहीं है, ये नहीं पता। अच्छा एक बात बताओ, जब तक चलता रहेगा पनामा उस वक्त तक इनकी सियासत चल रही है। ये चाह रहे हैं लॉन्ग हो जाए पनामा, अब इनके पास कोई काम नहीं, बिकॉज फॉर लास्ट 3.5 years इन्होंने कुछ नहीं करके दिया। मैं इनको कह रहा हूं अब भी टाइम है जाके प्रायोरिटीज की वैसे बात कर रहे थे, तो जिस बाकायदगी से खासा बातें, एक मेरे पास आया टेक्स्ट, उन्होंने कहा जी मैं सुनिया सी केस होया नवाज शरीफ थे, पर
आंदा है हर रोज पेशियां खान साहब भुगत रहे, ये आप इस पे दुख तो यही है ना, दुख यही है कि इमरान खान ने इस केस को इतना इसको जिंदा रखा है। ये ख्वाजा आसिफ का आपको याद है वो स्टेटमेंट, जब ख्वाजा आसिफ ने कहा था ये तो हफ्ते 10 दिन में लोग भूल जाएंगे, आगे चलेंगे, ना 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 ये तो हिसाब देना पड़ेगा। देखिए ये कोई ये इसी वजह से चंद दिनों में पता चल जाएगा, इसमें हाँ चंद दिनों में ही पता चल जाएगा कि हुसैन नवाज साहब की कुर्बानी देनी लग पता जाएगा, बल्कि किसी और की इनको कुर्बानी देनी पड़ जाएगी। लेकिन इधर मैं PMLN को सपोर्ट करूंगा कि जी कोर्ट में है केस, तो आई थिंक हम लोगों को सबको उस पर भरोसा कर देना, नहीं बात करें लेकिन फैसले हम नहीं दे सकते, हम ना कुछ उसकी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर हो रहा है इससे कि कम से कम लोगों में एक तो शऊर भी पैदा हो रहा है, प्लस और एक डिस्ट्रस्ट भी पैदा हो रहा है उसके साथ साथ।